नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। उपचुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। भाजपा प्रत्याशियों को इससे ज्यादा वोट आखिर कैसे मिले हैं और इतने ज्यादा वोट तक भाजपा कैसे पहुंच चुकी है। वहीं इस बीच पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं से एक प्राइवेट एजेंसी ने संपर्क किया था और ईवीएम को हैक कर सभी 28 विधानसभा सीट पर जीत दिलाने का ऑफर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि कांग्रेस का संकल्प था कि वो अपने नीति के बल पर पवित्र तरीके से सरकार बनाएंगे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि वो सही कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। भाजपा नेताओं ने ईवीएम का दुरुपयोग किया है, लेकिन फिर बिहार की समीक्षा लगातार की जा रही है और कमियों को दूर किया जाएगा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी पहले कहती आ रही है हार के बाद कांग्रेस ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेगी। अगर कांग्रेस के पास ऐसा ऑफर आया था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। कि इतनी मेहनत, पब्लिक का रुझान, इन सब के बाद भी कहीं ना कहीं ईवीएम मशीनों का निश्चित रूप से दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब विकसित राष्ट्र यूरोप, जहां इन चीज़ों का प्रचलन था ईवीएम मशीन का, उन्होंने बंद कर दिया है, तो हम भारत राष्ट्र के लोग, हम तो विकासशील लोग हैं, हमें तो उनकी बात मान जाना चाहिए। एक बात और, कई एजेंसियां चुनाव के दरमियान हमारे संपर्क में आई थी। उन्होंने कहा था कि भाई साहब, आप माने ना माने, बीजेपी चुनाव मशीन हैक करवाती है, आप हमें मौका दे दीजिए, हम 28 की 28 चुनाव आपकी झोले में जिताता हुआ डाल देंगे। हमने कहा नहीं, हम गांधी की पार्टी के लोग हैं, हम अपने नीतियों पे, अपनी भुजाओं पे विश्वास रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस बात से वास्तव में निराशा हुई कि वो टेक्निकल लोग थे, हम चाहते तो उनका उपयोग कर सकते थे, दुरुपयोग कर सकते थे, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि कांग्रेस पवित्र ढंग से अपने बलबूते पे इस प्रदेश और देश में फिर से सत्ता का वर्ण करेगी। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती रही है कि कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता केवल बहानेबाजी करके ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास करेंगे, वही पूरी सतत तरीके से जारी है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की हालत बिहार में हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है, बाकी उपचुनाव में हुई है, तेलंगाना में हुई है, उसको देखते हुए मुझे लगता है सज्जन सिंह वर्मा जी को लोकल नहीं अब वोकल हो जाना चाहिए और ग्लोबल वाले मामले में कांग्रेस की क्या स्थिति है इसको समझ लेना चाहिए। यदि बहुत सारी कंपनियां आपके पास आई थी विचार करने के लिए, बताने के लिए, तो मुझे लगता है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। यदि आपने नहीं किया है तो ये आपने अपनी पार्टी के साथ कहीं ना कहीं बहुत पीठ पर जो उनकी छुरा घोंपा है और ये पार्टी के साथ आपने नुकसान किया है। हमें लगता है इस पूरे मामले में आपकी भी जांच होना चाहिए कि पार्टी को नुकसान पहुंचाने में आपका क्या फायदा था जो इन कंपनियों को आप आगे लेकर नहीं। तो आपको बता दें कि उपचुनाव के नतीजे पर कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है, लेकिन इस बीच एक बयान सामने आता है, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान। और इस बयान में वो साफ कहते नजर आते हैं कि प्राइवेट एजेंसी, एक नहीं कई ऐसी प्राइवेट एजेंसी है जिन्होंने हमसे संपर्क किया और दावे किए गए थे कि 28 के 28 विधानसभा सीटें हम आपको जितवा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कांग्रेस ने ना ही कोई शिकायत करी। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस का ये कहना है कि यदि हम चुनाव जीतेंगे तो नीति बल पर हम चुनाव जीतेंगे और पवित्र तरीके से राजनीति में आएंगे। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि यदि ऑफर किया गया था, यदि ईवीएम में बाजीगरी की जा सकती थी, तो कौन है वो लोग जिन्हें मीडिया के सामने भी आना चाहिए, जिन्हें जनता के सामने भी आना चाहिए। और प्रशासन है, सरकार है, चुनाव आयोग है, निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह सामने आ रहा है कि ऐसे ऑफर दिए जाते हैं, लेकिन क्या तथ्य है ये आने वाले वक्त में जल्द ही हमें साफ होना चाहिए। तो एक बड़ा बयान यहां पर दिया है सज्जन सिंह वर्मा ने और इस खुलासे के बाद राजनीतिक हवा का रुख एक बार फिर अपनी ओर कर लिया है। लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी के द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि सीधे तौर पर जो बयान सामने आया है उस बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी ईवीएम मशीन हैक करवाती है। और अब देखना होगा कि सरकार में भाजपा है, क्या भाजपा के द्वारा कोई कदम इस मामले को लेकर उठाया जाएगा। ईवीएम हैक की यहाँ पर बात की जा रही है तो दिग्विजय सिंह की बात न करना भी बेमानी होगा। दिग्विजय सिंह का आरोप लंबे वक्त से यही सामने आ रहा है, जब से चुनाव
परिणामों की काउंटिंग शुरू हुई उसके बाद से ही लगातार ये बयान उनके सामने आ रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है और इसी बयान को सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा। तो उपचुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली और कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस मंथन कर रही है। हालांकि इसके साथ ही कांग्रेस ये भी मंथन कर रही है कि भाजपा को आखिर इतने ज्यादा वोट कैसे मिल गए। तो चुनाव के नतीजों पर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है और बात यदि हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के द्वारा एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। पहले दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया था कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है और अब उसी बयान को आगे बढ़ाया है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने। पूरे घटनाक्रम पर ज्यादा बेहतर तरीके से प्रकाश डालेंगे संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, मैं आपसे समझना चाहूंगा, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की यदि बात की जाए तो उनका एक बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा कि ईवीएम की बाजीगरी ईवीएम में की जा रही है, ऐसे कई जादूगर हैं और प्राइवेट एजेंसी है। यदि साफ शब्दों में कहा जाए तो प्राइवेट एजेंसी ने संपर्क किया था कांग्रेस से और कहा था कि यदि आप चाहें तो 28 के 28 विधानसभा सीटें हम आपको जितवा सकते हैं। लेकिन अब इस मामले को सामने रखा गया है, इसके पहले इस मामले को सामने क्यों नहीं रखा गया? चुनाव आयोग था, शिकायत की जा सकती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो अपने खुद की राजनीति के दम पर आएंगे। बिल्कुल सुनील, जिस तरह से बयानबाजी का दौर यहाँ पर चल रहा है तो वो कहीं न कहीं बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। अगर हम इससे पहले बात करें तो 10 तारीख को जब नतीजे आए थे तो तुरंत नतीजे आते ही ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगे थे कांग्रेस पार्टी की ओर से, और ठीक उसके 2-3 दिन बाद जिस तरह से बयान आया पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का, उनका साफ कहना है कि उनसे कई एजेंसियों ने संपर्क किया था। अगर आपसे संपर्क किया था तो फिर आपने फिर उनसे क्यों संपर्क नहीं किया, आपने उनकी मदद क्यों नहीं ली, और फिर उल्टे भारतीय जनता पार्टी पर यहां आरोप लगाना, तो ये सारी चीजें समझ में से परे यहां पर नजर आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं समझ में ये भी नहीं आ रहा कि आखिर कांग्रेस पार्टी कहना क्या चाह रही है, करना क्या चाह रही है। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, ठोस सत्य हैं, तो फिर आप निर्वाचन आयोग के पास भी क्यों नहीं जाते? तो ये चीजें थोड़ा सा यहां पर कहीं ना कहीं दिलचस्प पहलू नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आखिर क्या बताना चाह रही है, लोगों की तरफ क्या इशारा करना चाह रही है। जी सुनिए। लेकिन संदीप, मैं आपसे समझना चाहूंगा, यदि हम लोकतंत्र की बात करें तो जिस तरह से लोकतंत्र का पर्व समाप्त हो गया है, सत्ता एक बार फिर भाजपा के हाथ में आ गई है, लेकिन यदि वाकई में ऐसे बयान दिए जाते हैं या ऐसे आरोप लगाए जाते हैं तो ये क्या सिर्फ हवा हवाई है या वाकई में इसके पीछे कोई सबूत भी है कांग्रेस के पास? देखिए, अगर सबूत होता तो अब तक निर्वाचन आयोग के ऊपर पास पहुंच चुका होता, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, अगर हम बात करें चुनाव से पहले की, तो भाजपा और कांग्रेस के अगर शिकायतों की पुलिंदे की अगर हम बात करेंगे तो भाजपा से कई गुना ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने शिकायतें की थी। तो एक शिकायत और करने में यहां पर कहीं से भी कमी नहीं करती कांग्रेस पार्टी। थोड़ा सा भी अगर कांग्रेस पार्टी को लगता कि रुझान उसके पक्ष में रहे हैं तो यहां पर कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी भी यहां पर ढिलाई नहीं बरतती। लेकिन मतदान होने के बाद और रुझान आने के बाद जब यहां पर जिस तरह से करारी हार का सामना करना पड़ा और फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद पूर्व मंत्री, वो भी जिम्मेदार नेता माने जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं सज्जन सिंह, और फिर इस तरह से आरोप लगाते हैं। यानी कि खुले तौर पर कहा जा सकता है कि आपके पास सबूत नहीं है, सिर्फ जनता के पास। बिल्कुल, लेकिन संदीप, यहां पर सवाल यह भी सामने आ रहा है कि जिम्मेदार तो भले ही सज्जन सिंह वर्मा को माना जाता है, लेकिन उनसे भी बड़ी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह जी के पास है और दिग्विजय सिंह के द्वारा भी कुछ ऐसे ही बयान दिए जाते हैं। बड़ा सोचनीय विषय है कि आरोप लगातार लगाए जाते हैं, लेकिन जब सबूत की बात की जाती है तो कोई भी कुछ कहने को राजी नहीं होता। मैं फिलहाल आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत है ND24 में आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। राजपाल जी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जिनका बयान सामने आया है, कहा यह जा रहा है कि ईवीएम को लेकर कुछ प्राइवेट एजेंसी ने हमसे संपर्क किया और कहा यह गया था कि यदि आप चाहें तो हम आपको जितवा सकते हैं, ईवीएम हैक कर सकते हैं। नाम के ही सज्जन है ये। बहुत देर कर दी इनने ये बात बोलने में। अगर इनसे संपर्क किया था तो इनको उसी समय बताना चाहिए था। उसी समय भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष जाकर शिकायत करना चाहिए थी कि कुछ एजेंसियां, कहीं से कुछ एजेंसियां ऐसी है कि जो इस प्रकार का कार्य कर रही है। तो आप चुनाव हारने का इंतजार करते रहे और जब हार गए तो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। वास्तविक में तो कांग्रेस का ये जो उपचुनाव था, इसका कैंपेनिंग जो था कांग्रेस का इस उपचुनाव में, वो दुष्प्रचार के सिवाय कुछ नहीं था।
अगर ये दुष्प्रचार के बजाय कांग्रेस किस विचार को लेकर जनता के बीच में काम कर रही है, राजनीतिक दल का विचार क्या है, वह विचार ही अगर बता देते लोगों में तो शायद 1-2 सीट और इनकी ज्यादा आ जाती। पर ये इनका विचार इनके दुष्प्रचार में दब गया। दिग्विजय सिंह जी, सज्जन वर्मा जी और तमाम जीतू पटवारी जी, तमाम इन नेताओं के बीच में सिर्फ एक होड़ लगी हुई थी कि कैसे दुष्प्रचार किया जाए, कैसे कुछ भी अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगाकर लाइमलाइट मीडिया की चर्चा में रहा जाए। ये जो सज्जन सिंह वर्मा जी का आरोप है ईवीएम को हैक करने के संबंध में, ये सिवाय सस्ती लोकप्रियता या मीडिया में के गॉसिप में आने से ज्यादा मैं कुछ नहीं समझता हूँ। तो क्या सर ये सिर्फ यही कहा जा सकता है कि सिर्फ मीडिया में आने के लिए, सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयान देना? चलिए मानते हैं कि ये तो कांग्रेस ने अपने पक्ष से बयान दिया था, लेकिन उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि बीजेपी ईवीएम हैक करवाती है। ये तो देखिए कांग्रेस का मूल स्वभाव है कि ये जब जब चुनाव हारते हैं तब जो है मान्य संस्थाओं के ऊपर प्रहार करते हैं। जैसे चुनाव हारते तो ईवीएम पे प्रहार करते हैं या भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को पक्षपातपूर्ण बताते हैं। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद के कोर्ट ने जब अवैध घोषित कर दिया था तो इन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी थी। पत्रचार के माध्यम समाचार पत्र और मीडिया को बैन करने के साथ साथ में तमाम उन राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठनों को बैन कर दिया था जो कहीं न कहीं देश हित में, समाज हित में, लोकतंत्र के हित में बात करते थे। तो ये वो कांग्रेस है, इसका तो पुराना चरित्र है। इसलिए कांग्रेस अगर मान लो इस प्रकार की बात चुनाव हारने की बात करती है तो ये तो उसका चरित्र है, उसका स्वभाव है जो अभी भी नहीं बदला जा रहा है। लेकिन राजपाल जी एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। यदि हम अभी की बात करें तो फिलहाल तो 2020 का वक्त चल रहा है, लेकिन यदि हम पूर्व की बात करते हैं 2018 में एक वक्त ऐसा था जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, कांग्रेस ने चुनाव जीता था, लेकिन उस वक्त ईवीएम पर कोई सवाल खड़े नहीं किए, क्यों? वही मैं कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस के दोहरा मापदंड है। जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तो ईवीएम अच्छी है और जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो ईवीएम हैक हो गई। तो ये जो कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप डबल स्टैंडर्ड की बात, ये कांग्रेस का चरित्र है। वही मैं कह रहा हूँ कि मूल चरित्र ही कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड का है और वो डबल स्टैंडर्ड की बात इनके नेता लोग करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। सज्जन वर्मा जी भी वही कर रहे हैं जो इनके पहले के नेता करते आए हैं, वो ये कर रहे हैं। सर एक चीज और यहाँ पर समझाने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर कांग्रेस हार का मंथन कर रही है या नहीं कर रही ये नहीं पता, लेकिन इस बात की जानकारी जरूर है, जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है कि कांग्रेस ये मंथन जरूर कर रही कि भाजपा को आखिर इतने ज्यादा वोट कैसे मिल गए। देखिए भारतीय जनता पार्टी को इतने ज्यादा मत इसलिए मिलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विचार पर आधारित राजनीतिक दल है। जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी तो हम कुछ विचारों को लेकर राजनीतिक क्षेत्र की यात्रा हमने प्रारंभ करी। चलिए बिल्कुल, मैं सर आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, माफी के साथ रोकना चाहूंगा मैं आपको। कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिसके बाद इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। दुर्गेश शर्मा जी, स्वागत आपका ND24 में। नमस्कार जी। दुर्गेश जी, उपचुनाव के नतीजे पर कांग्रेस मंथन लगातार कर रही, लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान आया है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का, और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि कुछ ऐसी प्राइवेट एजेंसीज है जिन्होंने हमसे संपर्क किया था ईवीएम हैक को लेकर कि यदि आप चाहें तो 28 की 28 सीटें हम आपको जितवा सकते हैं। आपको सर इस बयान की भी जानकारी होगी और मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पर। इस तरीके की लोग हमेशा हर चुनाव में आके संपर्क करते हैं। कई बार ऐसे लोगों ने अपनी प्रेजेंस के बारे में भी बताया कि उन्होंने किसके संग में किया, किसको जिताया, किसको हराया, कई बातें आती हैं। पर कांग्रेस पार्टी को हमेशा सदैव विश्वास लोकतांत्रिक व्यवस्था पे रहा है जी। हमने हमेशा जो सिस्टम है, जिस सिस्टम को हमने लागू किया है हिंदुस्तान में, उस पर भरोसा रहा है। हम उस भरोसे पर ही चुनाव लड़ते हैं। हम जनता के भरोसे, जनता को विश्वास पर चुनाव लड़ते हैं। ठीक है सर, लेकिन मुझे ये बात बताइए, आप यदि जिम्मेदार पार्टी हैं और यदि जनता का भरोसा इतना ही है तो क्या आपको ये ठीक नहीं लगता कि भारत निर्वाचन आयोग के सामने इस बात को रखना चाहिए था कि हमसे ऐसी एजेंसी संपर्क कर रही है और यदि वाकई में ऐसा कुछ होता है तो ये तो प्रदेश की आम जनता के साथ गलत है? भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष हर तरह की बातें रखी जा चुकी हैं और दुर्भाग्य है सर, इस मामले को रखा है पूर्व मंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया। मैं कह रहा हूँ हर बात को, जो भी बातें ऐसी संज्ञान में आती है उनको कहीं ना कहीं लिखित में, कहीं कहीं वर्बली में, हर तरह से जानकारी में चुनाव आयोग के समक्ष लाया जाता है। और दुर्भाग्य है कि अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई देश में देखने को नहीं मिली चुनाव आयोग की तरफ से।
ईवीएम पे सवाल पिछले कई वर्षों से उठ रहे हैं। ईवीएम पे सवाल उठने पर चुनाव आयोग कहता है वो रखी ईवीएम मशीन आप यहाँ से हैक करके बताइए। ये बजाय ये कहने के चुनाव आयोग को उसकी विश्वसनीयता बताने का या विश्वसनीयता के लिए जिस तरीके के लोगों की जानकारी है या जो इस समाज में ऐसे लोग घूमते सर, हैं। आप ईवीएम पर विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट सर आपने दिया है इससे तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं आप। मैं रोकना चाहूंगा आपको। राजपाल जी, ईवीएम की बात तो कहीं दूर हो गई। जब मैंने सवाल किया कि भारत निर्वाचन आयोग में इसकी शिकायत क्यों नहीं की जाती, तो आरोप तो सीधे उनके ऊपर भी लगाए जा रहे हैं। इस बॉडी को लेकर भी कहा जा रहा है कि हमने शिकायत कई बार की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या माना जाए? मैंने कहा ना कि ये कांग्रेस हारने के बाद सब पे आरोप लगाती है। अब ये तो कह नहीं सकते, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है ये कहने की कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी की नीतियां जो है वो कांग्रेस को लेकर डूब रही है। ये नहीं कह सकते ये कि कमलनाथ की भ्रष्टाचार की वजह से ये बुरी तरह हार गए। ये भी नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश के किसान युवाओं के साथ इन्होंने वादा खिलाफी करी इसलिए ये हार गए। तो आखिर हारने का जब मंथन करेंगे तो वास्तविक तथ्यों का तो ये मंथन कर नहीं सकते, क्योंकि एक परिवार की गुलामी करना है। क्योंकि अगर ये कुछ भी बोलेंगे उस परिवार के खिलाफ तो गुलाम नबी आजाद जिसने 40 साल सोनिया गांधी और गांधी परिवार की गुलामी करी, उसने थोड़ा सा ये कह दिया था कि अब समय आ गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व का चयन करने का, तो उसको ये कह दिया गया था कि ये भाजपा का दलाल है। तो इस प्रकार की कांग्रेस में वास्तविक मंथन चिंतन तो किया नहीं जा सकता। अब असत्य आधारों पे कुछ भी फेक बातें करना पड़ेगी तो मंथन नहीं होता है, इनके यहाँ रायता फैलान होता है और रायता फैलान करने का काम चलिए बिल्कुल, लेकिन सर रायता तो फैला दिया गया है, लेकिन समेटने की बात भी तो यहाँ पर की जाएगी ना कि आखिर समेटेगा कौन, और यदि कोई नहीं रायता समेटेगा तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। दुर्गेश जी, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से राजपाल जी के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, अब ये बताइए 2018 की यदि हम बात कर लेते हैं, उस वक्त तस्वीर कुछ और थी, समीकरण कुछ और थे। उस वक्त कांग्रेस सत्ता में आई थी, उस वक्त ईवीएम को लेकर कोई सवाल नहीं उठा। बिल्कुल ईवीएम पे लेकर सवाल नहीं उठा, अभी भी सवाल ईवीएम पे नहीं उठा है। आप उसको अपने हिसाब से प्रस्तुत कर रहे हैं या भाजपा अपने हिसाब से प्रस्तुत कर रही है? मैं सर अपने हिसाब से प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आपको बयान सुनवा देता हूं और उस बयान के आधार पर आपको तस्वीरें साफ हो जाएंगी। बात तो जवाब को सुनना पसंद करेंगे, जवाब सुने फिर बात करिए जी। माननीय सज्जन भाई ने ये बोला है कि ऐसे लोग संपर्क कर रहे हैं, तो ये क्या ईवीएम के लिए सवाल उठाया? ये सवाल उठाया उन लोगों के ऊपर जो ऐसे लोग समाज में हैं। और जब मैंने कहा कि चुनाव आयोग, आपने उसको जिस तरीके से अभी बोला उस पर भी मैं बोल रहा हूँ कि चुनाव आयोग के सामने यदि इस तरह की बातें, इस तरह का संज्ञान, इस तरह की जानकारी आती है तो कार्रवाई करने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता या कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैंने चुनाव आयोग की प्रक्रिया इस पे नहीं कह रहा हूँ, मैंने सवाल इस बात पे उठाया है कि यदि हमने इस तरीके का स्टेटमेंट, माननीय सज्जन भाई ने दिया है आज स्टेटमेंट, चुनाव आयोग को सज्जन भाई के माध्यम से उन लोगों का ट्रेस करके कार्रवाई करना चाहिए। क्या चुनाव आयोग ने संपर्क किया या कोई प्रशासनिक संस्था ने संपर्क किया? हाँ, हम बोल रहे हैं कि हाँ इस तरीके के लोग समाज में हैं जो इस तरीके के आके कहते हैं कि हम ऐसा कर दें, हम ऐसा कर देंगे। यदि चुनाव प्रक्रिया को कोई धूमिल कर रहा है या धूमिल करते हैं, जिस तरीके का चरित्र भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा विरोध होता है, जहां का आदमी सड़कों पर खड़ा होता है, जहां पर लोगों को ये गोलियों से मारते हैं, जहां पर आदमी चाहे सूरत की बात कर लें, चाहे मंदसौर की बात कर लें, चाहे हिंदुस्तान में ऐसी अनेक आपको जगह बता दूंगा जहां सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का विरोध होता है, वही भारतीय जनता पार्टी सारे ज्यादा मतों से कैसे आती है, कैसे उन लोगों का विश्वास जीत लेती है जो एक दिन पहले तक या 1 घंटे पहले तक इनका विरोध कर रहे हैं। ये सवाल उठाता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, इनका चरित्र काला है, इनकी सोच काली है, इनकी कार्यशैली काली है। तो वो कार्य जो कालापन या कार्यशैली होती है, ऐसे लोग जो समाज में हमारे पास आए वो निश्चित इनके पास भी होंगे। चलिए ठीक है दुर्गेश जी, एक चीज का जवाब और दीजिएगा सर। चलिए मैं मानता हूं आपकी बात कि आपने बीजेपी पर इतने आरोप लगाए हैं, लेकिन विपक्ष में तो आप हैं। यदि कार्रवाई नहीं होती तो आवाज उठाना तो विपक्ष का काम है। उठा रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? यदि हम आवाज नहीं उठाते, हम बोलते नहीं, तो आप चर्चा किस पे करते? हमने आवाज ही उठाई है ना। आवाज पे क्रिया की प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया की क्रिया, ये काम तो दूसरी तरफ से कार्रवाई होना चाहिए ना। चलिए ठीक है, आवाज नहीं उठाई होती या बोला नहीं होता तो आप चर्चा किस बात पे करते? चलिए ठीक है, लेकिन आप ठीक है चलिए मान ली सारी बातें कि कार्रवाई कब होगी और सिर्फ आवाज आपके द्वारा उठाई गई है, लेकिन क्या कोई समीकरण ऐसे देख रहे हैं कि समस्या का समाधान भी हो पाएगा या सिर्फ आवाज ही उठाते रहेगा विपक्ष? विश्वास है अपने देश पर, अपने देश की कानून व्यवस्था पर, भरोसा है देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पे। आज नहीं कल
सदन ताकतवर व्यवस्था अपने स्वरूप में फिर से वापस आई। चलिए ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। राजपाल जी कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर जब सवाल किया जाता है तो अपने हिसाब से यहाँ पर बयान प्रस्तुत किए जाते हैं, और जब उसके बाद ये कहा जाता है कि विपक्ष है, कार्रवाई की जा सकती है, कदम उठाए जा सकते हैं, तो विपक्ष का ये कहना है कि सिर्फ आवाज हमारे द्वारा उठाई जा सकती है और उसकी कोशिश हम कर रहे हैं। इस प्रकार का आपराधिक कृत्य करने वाले लोग अगर कांग्रेस के संपर्क में आए और कांग्रेस के नेता के संपर्क में आए हैं तो उसी समय जो है उनको पकड़ के पुलिस के हवाले करना चाहिए था और कार्रवाई करना चाहिए थी भारत निर्वाचन आयोग में। चुनाव हो गया, चुनाव के परिणाम आए को 5 दिन हो गए, 6वें दिन आप जो है इस प्रकार की बात कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये तो कोरी लफबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। तथ्यात्मक चीजें अगर अपने पास में है तो उसके साथ जाए कांग्रेस और कार्रवाई करे। कौन मना कर रहा है? उन लोगों को चिन्हित करे जिन लोगों ने आपसे संपर्क किया था, जो आपसे ये कह रहे थे कि आप चुनाव जिता देंगे हैक करके, तो उन लोगों को पुलिस के सामने लेके आए, उन लोगों को भारत निर्वाचन आयोग के सामने लेके आए और ऐसे लोगों को पकड़वाए और उनसे डेमो करवाए। वाकई वो कर सकते हैं। हो सकता है इनको कोई ठगने आया होगा। लेकिन राजपाल जी कहा तो ये जा रहा है कि हमारी सिर्फ शिकायत की जाती है और एक बात नहीं, हर बात है जो हम पहुंचाते हैं, लेकिन शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती। आखिर क्यों नहीं होती सर कार्रवाई? कांग्रेस के साथ ऐसा क्यों होता है? हमेशा जब चुनाव हार जाएंगे तो ईवीएम पर सवाल उठाएंगे, कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा कि हमारे नेता चले गए जिसके चलते हम हार गए चुनाव। तमाम बातें रख दी जाती हैं, लेकिन जब मुद्दे की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं जो बात करनी चाहिए वो बात नहीं होती है और आरोप प्रत्यारोप कुछ और ही लगते नजर आते हैं। चीजें तो तथ्यात्मक लाके पेश करना पड़ेगी ना। अगर शिकायत है तो शिकायत के साथ एविडेंस पेश करना पड़ेंगे। एविडेंस करने का भार किसके ऊपर है? आरोप लगाने वाले पे। अगर हम कोई शिकायतकर्ता बनते हैं, हम कोई आरोप लगाते हैं किसी संस्था के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, तो आरोप को सिद्ध करने का जो भार होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ बोलते हैं जिसे, साक्ष्य का भार, वो तो आरोप लगाने वाले पे होता है ना। अब आप कुछ भी बोल लें, अभी सज्जन वर्मा जी ने कुछ भी बात बोली। कांग्रेस पर किसका भार है राजपाल जी? कांग्रेस पर किसका भार है जी? कांग्रेस पर आखिर किसका भार है सर? कांग्रेस के ऊपर तो जो भार है वो सीधा सीधा सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का भार है, और उसी भार से, उसी बोझ से ये कांग्रेस गिर पड़ी है, जिससे खड़े होने की नहीं बन रही है। चलिए हमारे बिल्कुल सर, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक कंक्लूजन संदीप से मैं जरूर लूंगा। संदीप, आपने बीजेपी कांग्रेस यहाँ दोनों की ही बातें सुनी। जब सवाल किया जाता है कांग्रेस से कि आपके द्वारा शिकायत क्यों नहीं की गई, अभी तक इस मामले को क्यों नहीं उठाया गया, तो उसके बाद ये कहा जाता है कि शिकायत तो साहब की जाती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। अब बिल्कुल देखिए, जब कांग्रेस की जब बात आती है तो इसी तरह से उसके हमेशा बयान आते हैं। जब तक चुनाव चलता रहा तब तक यही बयान चलता रहा, चुनाव खत्म भी हो गए उसके बाद भी इसी तरह से बयान होते रहे, बयान लगातार दिए जा रहे हैं। जब आपके उसमें कार्यवाही नहीं होती तो फिर फिजूल के बयान ही देने से क्या मतलब? जिस तरह से अभी यहाँ पर सज्जन सिंह वर्मा जी ने बयान दिया, और फिर जब आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, तो फिर इस तरह से बयानबाजी करके कहीं न कहीं आप अपने आप को खुद हल्का साबित कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो फिर आप उसको लेकर के निर्वाचन आयोग के पास जाइए और निर्वाचन आयोग से फिर कार्रवाई करने की अपील कीजिए। अगर वहां से नहीं होता तो आपके पास न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, न्यायालय के पास आप जाकर के दरख्वास्त कर सकते हैं, इल्तिजा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो एक से एक रास्ते हैं। भारतीय जो संविधान है, कानून है, तो यहाँ हर तरह के प्रावधान है। लेकिन सिर्फ बयानबाजी से आप लोगों के बीच में बने रहना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर सिर्फ सियासत कहा जा सकता है, इसको और कुछ नहीं। बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा संदीप, यदि हम यहाँ पर कांग्रेस की बात कर लें तो जो मुद्दा अब उठाया गया है सज्जन सिंह वर्मा के द्वारा, आम जनता के बीच आखिर क्या संदेश जा रहा है? क्योंकि यदि मैं आम जनता की बात करूं तो प्रथम दृष्टया मामला इसी तरह प्रतीत होता है कि चलिए यदि आपके पास कोई आया भी था तो फायदा उठाते, उसका कार्रवाई की जाती है उसके ऊपर, या तो सत्ता में आते या सत्ता से बाहर होते। सत्ता से बाहर तो आप वैसे भी हो गए हैं। देखिए सुनील, राजनीति में कभी कोई नहीं हारता है। राजनीति में हमेशा भविष्य की उम्मीदें और गुंजाइशें बनी रहती हैं। लिहाजा कांग्रेस पार्टी आज भले चुनाव हार गई है, लेकिन अब 2023 की तैयारी में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जुट गई हैं। लिहाजा यहां पर कहीं ना कहीं एक जनता की सिंपैथी यहां पर कांग्रेस लेना चाहती है कि इस तरह से भी होता है, हैकिंग होती है मशीनों की, जो कि अभी से माहौल कहीं ना कहीं तैयार करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा कहीं ना कहीं
बैलेट की पक्षधर रही है, बैलेट पेपर में हमेशा वोटिंग की मांग करती रही है कांग्रेस पार्टी, और यहां से एक बार फिर से कहीं न कहीं हवा देने की कोशिश कर रही, क्योंकि भविष्य में बहुत सारे चुनाव है, 23 में है, 24 में है चुनाव लगातार। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि अब आज की बात नहीं, भविष्य को लेकर के अब यहां पर कांग्रेस की पार्टी की बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं। तो क्या जी सुनील। संदीप ये मान लिया जाए 2023 की तैयारी अभी से कांग्रेस ने कर ली है? देखिए, क्योंकि अब जो इनके हाथ में था वो सारी चीजें फिसल चुकी हैं रेत की तरह। अब कांग्रेस को मालूम हो चुका है कि उनके हाथ से सत्ता जा चुकी है। एक रही सही एक उनको उम्मीद थी कहीं ना कहीं कि 28 विधानसभा सीटों में चुनाव है, हो सकता है कि 22-24 विधायक जीत जाएं, तो कहीं ना कहीं इधर से जोड़ तोड़ करके हो सकता है बना ले सरकार, लेकिन वो भी रही सही उम्मीद चली गई है। लिहाजा अब इस बात में कोई शक नहीं सुनील कि अब 2023 को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने भी कमर कस लिया है, नेताओं ने खुद को समझा लिया है। यहां तक कि नेताओं का कहना भी शुरू हो गया है कि उन्होंने जनाधार जो है वो भाजपा के पक्ष में गया है, उनको विपक्ष में बैठने के लिए जनता ने कहा है। चलिए तो बिल्कुल, लेकिन संदीप अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मामले के बाद और क्या कुछ आने वाले वक्त में राजनीतिक हवा देने के लिए बयानबाजी की जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप आपका बहुत धन्यवाद। तो कहा यह जा रहा है कि ईवीएम के कुछ जादूगरों के द्वारा कांग्रेस से संपर्क किया गया था, कहा यह गया था कि 28 की 28 सीटें हम आपको जितवा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने यह साफ किया कि नीति बल के आधार पर और जनता के विश्वास के आधार पर हम सत्ता में आना चाहते हैं, और यदि ऐसा नहीं होता है तो 2023 की तैयारी की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि यदि आपके पास ऐसा कोई शिकायत आती है, ऐसा कोई मामला आता है, तो निर्वाचन आयोग के सामने उस मामले को रखना चाहिए और उस मामले पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और यदि कार्रवाई नहीं होगी तो उसके बावजूद भी आपके पास कई ऐसे रास्ते हैं जिसके माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।